हेलो बच्चों। आज यहाँ पे हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट में, और वो है ओजोन। ओजोन जैसा कि आप थोड़ा बहुत इससे परिचित हैं, तो ओजोन एक गैस है जिसका अणुसूत्र क्या है, O3 है। ठीक है ना। तो ओजोन साधारणतः जो वायुमंडल है उसमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। और आपने ओजोन, जब आप 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते रहते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम आप जब स्कूल में बताया जाता है तो आगे सर लोग हो या कोई भी हो, सारा ओजोन परत क्षय के बारे में या ओजोन का संरक्षण, ओजोन जो परत है उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए, इस से आप पहले से परिचित हो। ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं फिर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि समुद्र तल से 25 किलोमीटर लगभग ऊंचाई पर, ठीक है, आसमान की ओर, वायुमंडल में मतलब है ना, वायुमंडल की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, इस ओजोन गैस की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। अब जहाँ वहाँ पे उसकी सांद्रता अधिक है तो इसलिए हम उस जो परत होती है, जित कुछ डॉप्सन इकाई इसकी क्या होती है, माप होती है। ठीक है ना। तो क्या उस भाग को जहाँ पे ओजोन की सांद्रता अधिक है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ओजोन परत नाम दे देते हैं। ठीक है ना। अब ओजोन परत का क्या काम है, ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद क्या होती हैं, वो किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से मानव शरीर में कई रोगों से क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। ठीक है ना। तो ओजोन लेयर क्या करती है, रक्षण का काम कर देती है। तो जैसे रोग क्या होने वाले होंगे, कुछ स्किन कैंसर और कुछ स्किन डिजीजेज होती हैं जो हमारे मतलब यूवी रेज की आप क्या होते हैं, भेदन क्षमता होती है उनमें कुछ ना कुछ। ठीक है। तो क्या होता है, वो हमारी स्किन पर बैड इफ़ेक्ट्स डालते हैं। ठीक है ना। तो इन बैड इफ़ेक्ट्स से अब यूवी ओजोन लेयर है तो यूवी रेज को वो नीचे पहुंचने ही नहीं देगी, है ना, पृथ्वी के धरातल पर। तो इस तरह से अब आगे देखो क्या है, आपने एक टर्म ये भी देखा होगा कि ओजोन परत क्षय। तो ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है, एयर पोल्यूशन के कारण। ठीक है। एयर में क्या हो रहा है, लगातार जो वायु प्रदूषण के कारण CO2 गैसेस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड्स गैसें हैं, इनकी सांद्रता से क्या हो जा रहे हैं, ओजोन परत पर छिद्र बन जा रहे हैं। ठीक है ना। और आपने फ्रेऑन गैस सुना होगा, ठीक है ना, आगे भी सुनोगे। तो फ्रेऑन गैस वगैरह ये सारी गैसेस क्या है, इस लेयर के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है। जो क्या करती हैं, इस लेयर को क्षति पहुंचाती हैं। अब लेयर को क्षति पहुंचाएंगी तो यूवी रेज क्या हो जाएंगी, पृथ्वी तक आ जाएंगी। अब पृथ्वी तक आ जाएंगी तो ये जनजीवन को क्या करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है ना। हो गया। तो आगे चलो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आप कि बनाने की विधि क्या है इसकी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी बनाने की विधि नहीं दी है, एक छोटी सी विधि दी है। इसमें क्या करते हैं हम, शुष्क ऑक्सीजन गैस में, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये वाली शुष्क ऑक्सीजन गैस में क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराते हैं तो इससे सीधे सीधे हमें क्या मिल जाती है, ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। और जिस उपकरण के लिए, मतलब जिस उपकरण में हम क्या कर रहे होंगे, ये ओजोन गैस बना रहे होंगे, हाँ, तो उस ओजोन उपकरण, जिस उपकरण का आप उपयोग कर रहे हो ओजोन बनाने के लिए, उसे हम ओजोनाइज़र भी कहते हैं। ठीक है ना। प्रयोगशाला में सीमेन का ओजोनाइज़र, ठीक है, और आगे जो ब्रॉडी का ओजोनाइज़र है, ठीक है, इनसे भी क्या बनता है, इनकी मदद से क्या कर देते हैं, हम ओजोन बना देते हैं। ठीक है। औद्योगिक स्तर पर ओजोन का निर्माण सीमे और हाल्स्के के ओजोनाइज़र से भी बनाया जाती है ओजोन। ठीक है ना। तो ये और भी मेथड हैं, बस सब में रिएक्शन यही है, तो मैंने ये सीधे एक ही रिएक्शन दे दी। ठीक है। चलिए इसके भौतिक गुणों की बात करते हैं। तो भौतिक गुणों में क्या है, जो ओजोन गैस है वो क्या है, जैसे सड़ी हुई मछली की जैसी इसमें स्मेल आती है। ठीक है। और लिक्विड अवस्था में ये गहरी नीली होती है। ठीक है। ओजोन के कुछ लक्षण ये भी हैं कि ये हवा से भारी होती है। ठीक है। और जल में कम मात्रा में विलेय होती है। ठीक है। इसके अलावा अब जल में कम विलेय है तो तारपीन का तेल है उसमें अधिक विलेय है। ठीक है ना। अब आगे ठोस अवस्था में इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। ठीक है। जबकि द्रव अवस्था में मैंने बोला इसका रंग कैसा होता है, गहरा नीला। ठीक है। चलिए रासायनिक गुणों की बात करते हैं। रासायनिक गुणों में सबसे पहला है अपघटन। ठीक है। तो ये अपघटित होके क्या बनाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि क्या करेगी, O3 है तो क्या कर लेगी, ऑक्सीजन का निर्माण कर लेगी। ठीक है।
तो सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, आप ये धातुएं ले लीजिए। इसकी उपस्थिति में जब हम ऑक्सीजन का ओजोन का अपघटन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, अब ताप के प्रभाव में भी इसका अपघटन होता है और सेम इसी तरह से होता है, बस उसके लिए क्या होता है 200 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें क्या देना होता है, तापमान देना होता है, ठीक है ना। ओजोनीकृत ऑक्सीजन का अपघटन भी क्या होता है, धीरे धीरे होता है, जबकि जो शुद्ध ओजोन होती है उसका अपघटन क्या होता है, तीव्रता से होता है, विस्फोट के साथ, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर इसका है ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। तो ऑक्सीकारक आप आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा कि हाँ O3 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, ठीक है। और क्या होती है, आसानी से क्योंकि अपघटित हो जा रही है, तो अपघटित हो जा रही है तो क्या बनाएगी, नवजात ऑक्सीजन बनाती है, ठीक है। देखो इस तरह से O3 इसका अणुसूत्र है और ये टूट रही है O2 और प्लस एक O में, ठीक है। तो ये नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इस तरह से ये क्या करती है, कुछ धातुओं का, कुछ अधातुओं का, सभी का क्या कर लेती है, ऑक्सीकरण कर लेती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है, देखो सल्फर है, फास्फोरस है, ये क्या है, अधातुएं, ठीक है। तो इनका ऑक्सीकरण करके क्या कर दे रही है, नवजात ऑक्सीजन बना दे रही है हर बारी, ठीक है ना। और इसको देखो सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर के साथ क्रिया करेगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगी, फास्फोरस के साथ क्रिया करेगी तो फास्फोरस अम्ल बनाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा देखो जो H2S गैस होती है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आप बोलते हो, ये इसका भी ऑक्सीकरण कर लेती है। और ऑक्सीकरण करके क्या करती है, एक सल्फर और एक क्या, आप जितने भी अमाउंट में जितने भी मोल्स आप लोगे तो मतलब ये बोल लो कि सल्फर, वाटर और नवजात ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा HCl का भी, अगर आप क्या करते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के में मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और उसका ऑक्सीकरण करा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये उसको भी ऑक्सीकृत कर देगी और क्लोरीन बनाएगी, ठीक है। मेन प्रोडक्ट क्लोरीन और नवजात ऑक्सीजन, तो इसका कैरेक्टर है ही, ये क्या बनाएगी, नवजात ऑक्सीजन बनाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये ऑक्साइड्स, जैसे यहाँ पे मैंने सल्फर डाइऑक्साइड लिया है तो इसका भी ऑक्सीकरण कर देती है और सल्फर के ट्राइऑक्साइड्स का निर्माण कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा जो पेरोक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे बेरियम पेरोक्साइड है, सोडियम पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। तो इनके साथ भी ये क्रिया करती है अलग अलग, ठीक है। तो देखो पेरोक्साइडों से क्रिया करके देखो, जैसे यहाँ पे बेरियम पेरोक्साइड है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर दे रही है, ये बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र है BaO2, और बेरियम ऑक्साइड ये बेरियम O यानी सिंगल O, ठीक है। तो इसका भी ऑक्सीकरण करके उसको क्या कर दे रही है, ऑक्साइड में बदल दे रही है और नवजात ऑक्सीजन दे रही है, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप इससे वेल नोन हो 11th क्लास में, तो H2O2 यानी भारी जल, इसका भी अगर हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये क्या बना देती है, वाटर बना देती है और वही क्या बना देगी, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण कर लेगी, ठीक है ना। इसके अलावा ये कुछ योगात्मक अभिक्रियाएं भी देती है, ठीक है ना। योगात्मक अभिक्रियाएं, देखो योगात्मक अभिक्रियाएं उन्हीं यौगिकों में संपन्न होती हैं जिनमें क्या होता है, इस तरह से डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यानी आप समझ लो कि क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है बिटवीन टू एटम्स, ठीक है ना, हो गया, नॉट अ सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स है, यानी जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हैं, असंतृप्त कार्बनिक पदार्थ हैं या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, एल्काइन बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, एल्कीन बोलोगे, ठीक है ना। तो सपोज मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक एल्कीन यानी क्या ले रखा है, एक 2 कार्बन वाला, ठीक है, इस तरह से 2 कार्बन वाला क्या ले लिया, एल्कीन ले लिया। इसे मैंने इसका नाम पड़ जाएगा क्या, इथाइलिन, या आप इथीन बोल लो, ठीक है। इसका जब मैं क्या कर रही हूँ, ओजोन के साथ इसकी अभिक्रिया करा रही हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या बना दे रही है, योगात्मक यौगिक बना दे रही है। और इस योगात्मक यौगिक ये वाला जो बना रखा है, देखो तीनों ऑक्सीजन इस पे बाइंड हो रखी हैं, 1 2 3, ठीक है, तीनों ऑक्सीजन बाइंड हो रखी हैं इस
पदार्थ को या जो भी ये योगात्मक यौगिक बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनोइड या ओजोनाइड, कोई ऐसे कह लेता है, ठीक है, ओजोनाइड कहते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड इस तरह से CH2 प्लस O3, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो क्या होगा, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होगा, एक CH2 यहाँ हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। आगे क्या होगा, यहाँ पे एक CH2, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, ठीक है। और क्या बन जाएगा, इस तरह से ये एक योगात्मक यौगिक बन जाएगा और इसको आप क्या बोलोगे, ओजोनाइड नाम दोगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्या लिया था हमने, इथाइलीन लिया था, ठीक है ना। तो आप जो ये यौगिक बनाए इसको क्या नाम दोगे, इथाइलीन ओजोनाइड, ठीक है, इथाइलीन ओजोनाइड बना देती है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तरह से ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बस आप ऐसे यूज़ मतलब लिख लेना उसको, कि क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि ये, ठीक है, मैं अभी बताती आ रही हूँ पीछे से, ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण इसमें विरंजक गुण उपस्थित होते हैं, ठीक है। विरंजक गुण जैसे क्या कर देती, जो कोई पत्ती होगी, ठीक है, या नील होगा, नील आप उजाला वगैरह समझ लो, उसमें आप 1-2 ड्रॉप या किसी भी उसमें अगर संघनित है ये, तो उसमें डाल दो, तो उनके जो कलर्स होंगे उनको क्या कर देगी, उड़ा देगी, ठीक है। तो ये विरंजक, आपने देखा होगा विरंजक, आप बालों में ब्लीच करते हो, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण आप ये इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो आपके बाल काले हैं तो आप ब्लीच करवाते हो, तो बाल कैसे हो जाते हैं, बालों का रंग उड़ जाता है, हाइड हो जाता है। जो ब्लीच का कलर होगा गोल्डन ब्राउन या क्या बोलोगे आप, पीला कैसा भी है, ठीक है, ग्रीन है, कुछ भी है, तो उस तरह से वो कलर चढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी क्या करती है, इस जो ब्लीच इसका कैरेक्टर है इसको शो करती है। किसी पत्ती में डाल लो, किसी भी कलरफुल थिंग्स में आप अगर इसको डाल देते हो, ठीक है, तो उसका क्या कर देती है, रंग को उड़ा देती है, ठीक है ना। तो ये कभी आ जाए तो पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ओजोन के उपयोग, ठीक है। तो पहला उपयोग तो इसका यही है कि, क्योंकि यहाँ पे आया था ये उपयोग में, तो मैंने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसको नहीं लिखा, ठीक है। अब उपयोग में इसका पहला यही है कि ये विरंजक के रूप में क्या होती है, इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। हो गया कि जैसे कपड़ों को रंगने, कपड़ों के रंग होंगे जो, उनको ब्लीच करने में, ठीक है, जो मोम होगा, तेल होगा, स्टार्च होगा, इन सब में क्या करती है, एज अ विरंजक यानी एज अ ब्लीच या ब्लीचिंग एजेंट आप बोलो, उसकी तरह क्या करती है, कार्य करती है। इसके अलावा दूसरा इसका है कि ये कीटाणुनाशक के रूप में यूज़ में लाई जाती है, ठीक है। तीसरा है जल और वायु दोनों को ही शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और आप बोलना चाहो तो इसका उपयोग जो सिल्क है, कपूर है और पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, इनको बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये भी क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडेंट्स होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भी KMnO4 लिख लो, है ना। तो उसको बनाने में क्या होती है, यूज़ में लाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में और अपघटन में, क्योंकि इसका नेचर ही क्या है कि ये क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेंट्स है, और अपघटन भी इजीली ये अपघटित हो जाती है। तो दोनों की तरह बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण और अपघटन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट है इसका कि ओजोन की संरचना कैसी है, ठीक है। अब आपको पता है कि ओजोन में क्या है, 3 ऑक्सीजन एक दूसरे से बाइंड हो रखे हैं, ठीक है ना। तो ओजोन जनरली क्या है, ऑक्सीजन से बनाई जाती है। अब ओजोन को गर्म जब हम कर देते हैं तो इससे क्या प्राप्त होगी, ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी, ठीक है। तो इससे हमें पता ये चल रहा है कि ओजोन में सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है। अब क्या है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसके अनुनाद, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसके अनुनाद स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से लिख सकते हो आप, O 3 O है ना इसमें, तो ये O हो गया, ठीक है। इसका अनुनाद स्ट्रक्चर 11 में मैंने रेजोनेटिंग फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए थे, इसको उल्टा कर लो वापस,
ये O इस तरह से, यहाँ पे O रहेगा और इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, हो गया। तो ये पॉलिंग ने दिया था 1943 में कि इसके क्या होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं और 2 ही होते हैं। और ये मैंने आपको 11 में भी पढ़ाया था, ठीक है, जब हम अनुनाद की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने ये बताया था कि जब क्या होता है, किसी यौगिक किसी अणु का आप एक से अधिक रूपों में लिख सकते हो फॉर्म्स में, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, उनके अनुनाद कहलाते हैं, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद देखो ओ 3 ऑक्सीजन है इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसकी कोणीय संरचना हो जाएगी और ये इस तरह से लगे हुए होंगे इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, हो गया। अब जो ये क्या होगा, इसका कोणीय संरचना है, तो इसके जो क्या बोलोगे आप, एंगल है वो क्या हो जाएगा, 116 और 8 मिनट का हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के मध्य की बंध लंबाई 1.27 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना, हो गया। तो ये सब मैंने आपको पहले लिखा चुका है इसमें, तो आप इसको देख लेना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिखा दिया इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ओजोन की संरचना ये होती है, ठीक है। बीच का ऑक्सीजन क्या होगा, ये देखो आपको दिख रहे होंगे, इनमें क्या होता है, चार्ज इस तरह से स्लाइटली क्या होगा, कोई 2 ऑक्सीजन क्या कर लेंगे इस बीच के ऑक्सीजन से, या फिर जो भी होगा बीच का ऑक्सीजन पॉजिटिव, ठीक है, क्या होगा, इससे दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये भी और ये वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, दोनों तरफ से क्या है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तीनों एटम्स की समान है, ठीक है, तो किसी एक को क्या है यहाँ पे जैसे दिखाना होगा कभी, तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हो, अदरवाइज जो स्ट्रक्चर मैंने पीछे लिखा है उस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा और किन्हीं 2 पे स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा, हो गया। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए पढ़ते रहिए, और इस लेक्चर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आपको पर्सनल भी भेज दूँगी, तो आप उसको कर लीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए।